अस्सलामुअलैकुम। बेटा, हम अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। हमने अपनी जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और उसमें हमने दो फैक्टर्स डिस्कस कर लिए थे। एक था सरफेस एरिया और एक था कंसंट्रेशन। बेटा, तो हम तीसरा फैक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, थर्ड। और इस फैक्टर का नाम है बेटा टेम्परेचर। बेटा, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के। बेटा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको टेम्परेचर के फैक्टर के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू करूं और कुछ बताऊं, पहले मैं आपको छोटी सी बात वापस से याद दिला दूं कि बेटा, दुनिया का कोई भी रिएक्शन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप उस रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड न कर दें। जब तक हम इस एनर्जी को नहीं प्रोवाइड करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को, तब तक आपका रिएक्शन नहीं होता। पहली बात मुझे यकीन है आपको याद होगी। अच्छा, अब देखें हो क्या रहा है। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि दो पार्टिकल्स अगर आपस में कोलाइड कर रहे हों और प्रोडक्ट नहीं बन रहा हो, इसका मतलब होता है कि पार्टिकल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है। इन कोलिजन्स को आप सक्सेसिव कोलिजन्स नहीं कह सकते, या इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं कह सकते। और अगर दो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हों बेटा, तो इसका मतलब है इनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी बैरियर है बेटा, जो पार्टिकल्स के पास होना जरूरी है टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, वरना नहीं होंगे वो। अब देखें होता क्या है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सपोज करो बेटा कि एक, दो, तीन, चार, पांच और छ, ये छह पार्टिकल्स हैं। और अगर मैं इन छह पार्टिकल्स में से दो पार्टिकल्स को शेड करके ये बताना चाहूं कि इनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आउट ऑफ सिक्स कितने पार्टिकल्स का इफेक्टिव कोलिजन का चांस है? दो का। अगर मैं ये टेम्परेचर बढ़ा करके सपोज करो 130 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब मैंने बाहर से एनर्जी प्रोवाइड की, तो क्या अब भी सिर्फ दो ही पार्टिकल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी? आप कहेंगे जरूरी नहीं है। क्यों? अगर मैं बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो वो एनर्जी, वो हीट पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को क्या करती रहेगी? इंक्रीज। और अगर वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते 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 एक्टिवेशन के इक्वल हो जाए या एक्टिवेशन से ज्यादा हो जाए, तो बेटा ये एनर्जी बैरियर क्रॉस हो जाएगा? नहीं होगा? होगा। तो बेटा मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप क्या कर सकते हैं? इफेक्टिव कोलिजन्स और प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो कितनी सिंपल लॉजिक है। टेम्परेचर बढ़ाने से आपका रेट क्यों बढ़ता है? क्योंकि आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है, और अगर वो एनर्जी बढ़ते 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 उस मिनिमम एनर्जी तक पहुंच जाए या उससे ज्यादा हो जाए, तो आपके जो कोलिजन्स है वो सक्सेसिव हो जाएंगे, वो आपके इफेक्टिव हो जाएंगे, प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। दैट्स इट। इसीलिए आप कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है बेटा। इसे आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा? बहुत आसान है। आप इसे लिख सकते हैं इस तरीके से,
increase in temperature will increase the average kinetic energy of reactant particles equal to or greater than activation energy. Hence, effective collisions or successive collisions will increase. Consequently, rate of reaction increases beta. Consequently, rate of reaction increases. अब हम एक छोटा सा इसका एक्सपेरिमेंट है, बहुत आसान सा है थायोसल्फेट का। वो अक्सर आपने पेपर 4 के अंदर भी देखा होगा। एक फ्लास्क होती है, उसके बाहर वो लोग वो एक पेन से मार्कर से एक क्रॉस का निशान लगाते हैं और फिर उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट चेक करते हैं। ज़रा देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा एक कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3, ठीक है। अगर हम इसे HCl के साथ रिएक्ट कराएं, ये भी एक्वस होता है, ये भी एक्वस होता है बेटा। इसी तरीके से ये भी एक्वस होता है। सोडियम क्लोराइड साथ में वाटर लिक्विड होगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगी और साथ में सल्फर सॉलिड होगा। ये जो सल्फर होता है ना, ये येलो कलर का सॉलिड होता है, ठीक है। येलो सॉलिड होता है। अच्छा, अब आप पहले इस रिएक्शन को थोड़ा गौर से देखें ताकि आपको मैं आगे बात समझा सकूं हो क्या रहा है। इस रिएक्शन को आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें एक सॉलिड बन रहा है और दो सॉल्यूशंस मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। वो जो सॉलिड है वो येलो कलर का सॉलिड है। अब आप थोड़ा गौर से देखिएगा, हो ये रहा है कि अगर मैं एक फ्लास्क में इस रिएक्शन की कुछ ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करूं। ये मैंने बेकार किस्म की फ्लास्क बनाई है इसको मैं, हाँ ये ज्यादा अच्छी लग रही है। ओके, अब देखिए, अगर मैं एक फ्लास्क लूं और उस फ्लास्क में मैं बाहर की तरफ से, बाहर अंदर नहीं, अंदर घुस के नहीं फ्लास्क में, ठीक है, बाहर से फ्लास्क में मैं लगा दूं एक क्रॉस ऐसे एक्स,
तो क्या इस ट्रांसपेरेंट फ्लास्क में मैं इस क्रॉस को यहां से देख सकता हूं? यस, देख सकता हूं, बिल्कुल देखूंगा मैं। अब आप देखिए, सपोज करो मैंने इसमें डाला है HCl और मैंने इसमें डाला है थायोसल्फेट बेटा, Na2S2O3। गौर से समझिएगा, फोकस रखिएगा। अगर मैं उस HCl के सॉल्यूशन में थायोसल्फेट का सॉल्यूशन डालूं, ठीक है, और इसे एक वाइट पेपर पे या जो भी है उस पे नीचे के पेपर रख दूं इसके नीचे, ताकि मुझे क्रॉस और क्लियरली नजर आ सके, और मैं कुछ थर्मोसेटिंग इसकी करूं, कुछ कुछ थर्मोस्टेट से मैं टेम्परेचर को कंट्रोल कर लूं, तो ये या सेम टेम्परेचर पे सपोज करो इन दोनों का सोल्यूशन का टेम्परेचर जो है वो मैंने नोट किया कि इतने टेम्परेचर पे हो रहा है रिएक्शन। सपोज जैसे मैंने इनके मिक्सिंग करते वक्त दोनों सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर रखा था वो था अगर 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सुनिए, मैंने मिक्स किया 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन दोनों सॉल्यूशन को, तो जब ये दोनों सॉल्यूशन मिक्स होंगे तो चेक कीजिए सल्फर बनेगी। सल्फर क्या सॉलिड है, तो आप सोचो जब ये रिएक्शन प्रोसीड कर रहा होगा और सल्फर फॉर्म हो रही होगी, तो फ्लास्क में सरफेस पर सल्फर बनेगी। जैसे जैसे सल्फर बनेगी बेटा, वैसे वैसे मुझे क्रॉस डिसअपीयर होता हुआ नजर आएगा। एक वक्त आएगा पूरे का पूरा क्रॉस डिसअपीयर हो जाएगा, मैं नहीं देख सकूंगा उसको, क्यों? उसके ऊपर सल्फर आ जाएगी। सही है, मैंने बाहर से क्रॉस लगाया था, मैं उसे देखूंगा, वो मुझे नजर आएगा, लेकिन जब उस पर कोई सॉलिड बन जाएगा बेटा, तो मैं तो सॉलिड के थ्रू नहीं देख सकता हूं ना। तो मैं करूंगा क्या, जब मैंने इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया होगा, उस वक्त से लेकर के जब वो क्रॉस कंप्लीटली डिसअपीयर हो गया, नजर आना बंद हो गया, उस वक्त का टाइम नोट कर लूंगा स्टॉप वॉच से बेटा। स्टॉप वॉच ऑन करूंगा, सही है, और जितनी देर में वो क्रॉस डिसअपीयर होगा उस टाइम को नोट कर लूंगा। तो मेरे पास दो चीजें आ गई, मैंने किस टेम्परेचर पे इनको मिक्स किया, या ये रिएक्शन किस टेम्परेचर पर परफॉर्म किया, 120 पे, और टाइम टेकन टू डिसअपीयर क्रॉस। सपोज करो 120 डिग्री सेंटीग्रेड जब मैंने टेम्परेचर रखा, तो जो टोटल टाइम कंज्यूम हुआ था डिसअपीयर क्रॉस के अंदर बेटा, सपोज करो वो था 25 सेकेंड्स। लेट्स सी, सपोज करो बेटा मैं इस सारे कंटेंट्स को फेंकता हूं, दोबारा से फ्रेश कंटेंट दोबारा से मिक्स करूंगा, और इस दफा इनके मिक्सिंग के वक्त जो मैं टेम्परेचर फिक्स रख रहा हूं वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप देखिए, मैंने टेम्परेचर को कम किया, तो टेम्परेचर कम करने से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो गया। तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो गया, तो मतलब सल्फर की फॉर्मेशन स्लो होगी, देर से बनेगा सल्फर। तो अगर मैं उनको मिक्स करते वक्त स्टॉप वॉच ऑन कर दूं और टाइम नोट करूं कि कितनी देर में मुझे क्रॉस नजर आना बंद हो गया, तो वो 25 सेकंड होगा या 25 सेकंड से ज्यादा। आप कहेंगे सर ज्यादा होगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, स्लो हो गया, सल्फर देर से बनेगी। हो सकता है सपोज करो 50 सेकंड्स। मैं एक्सपेरिमेंट को वापस रिपीट कर रहा हूं, इस दफा मैंने 80 डिग्री सेंटीग्रेड लिया और चेक किया कि क्या फर्क पड़ा टाइम पे। तो बेटा 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट ऑफ रिएक्शन 100 डिग्री सेंटीग्रेड से स्लो होगा, और बेटा अगर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा तो सल्फर देर से बनेगी, यानी मजीद टाइम ज्यादा लगेगा टू डिसअपियर द क्रॉस के अंदर। तो बेटा सपोज मैं कह रहा हूं जैसे 100 सेकेंड्स,
उसके बाद मैंने 60 पे लिया, सपोज करो ये हो गया 180 सेकेंड्स एंड सो ऑन। तो एक ग्राफ बनेगा, एक ग्राफ बनेगा कैसे, उस ग्राफ को देखिएगा, वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। यहां मैं लिख रहा हूं सपोज टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड, और इसे शुरू कर रहा हूं 120 से और एंड कर रहा हूं सपोज करो मैं 20 पे, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये हुआ टेम्परेचर, और यहां मैं ले रहा हूं बेटा टाइम टेकन टू डिसअपियर क्रॉस, इनवर्स ग्राफ बनेगा बेटा। समझ में आई बात? तो ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, जरूरी नहीं है आपका एग्जामिनर आपसे यही वाला सवाल पूछे, हो सकता है कुछ और पूछ ले आपसे, लेकिन लॉजिक यही रहेगी, याद रखिएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से आप हर एक एक पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते जाते हो, और अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी बेटा, तो वो एनर्जी अगर एक्टिवेशन के इक्वल हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए, तो आपके कोलिजन इफेक्टिव हो जाएंगे, और उससे आपका प्रोडक्ट फास्ट बनेगा, और बेटा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। ये था टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट। एक और है हमारे पास, ये हो गया हमारा थर्ड फैक्टर। हमारा फोर्थ फैक्टर है बेटा नंबर 4, किस नंबर में लिख रहा हूं, हमारा फोर्थ फैक्टर है बेटा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट। अच्छा, कैटलिस्ट के बारे में ना मैंने, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि ओ लेवल के बच्चे बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट का शिकार हैं कैटलिस्ट के लिए। तो मैं ना पहले कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, फिर मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप मेरे साथ साथ पहले पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। छोटी छोटी बातें मैं समझाता रहूंगा, आपको फिक्र नहीं करें। पहली बात, मैं 4 बातें लिख रहा हूँ बेसिकली कैटलिस्ट के बारे में, ठीक है। पहली बात मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ कैटलिस्ट के लिए, a substance which speeds up chemical reaction is called catalyst। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन को स्पीड अप करे, रिएक्शन को ऑल्टर करने वाले को कैटलिस्ट नहीं बोलते, सही है। जो रिएक्शन को स्पीड अप करे, जो रिएक्शन को स्लो करे, उसे इनहिबिटर कहते हैं, और जो फास्ट करे उसे कैटलिस्ट कहते हैं, बस, ठीक है। तो ये जो ऑल्टर वाला कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, खामखा में आप अपनी तरफ से कुछ चीजें ऐड नहीं करें, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात, अ कैटलिस्ट participates in chemical reaction
but remains unchanged chemically। कुछ लोग ऐसा अपनी तरफ से समझते हैं कि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ऐसा कैसे हो सकता है? कैटलिस्ट कोई डॉन थोड़ी है फोन करके बोलेगा तू फास्ट हो जा तू स्लो हो जा, ऐसा तो नहीं है ना। कैटलिस्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, केमिकली पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। ठीक है। और एट द एंड केमिकली चेंज नहीं होता उसमें। कोई आयरन है तो आयरन ही होगा, कभी भी आयरन से गोल्ड नहीं बन जाएगा, आयरन से सिल्वर नहीं बन जाएगा। हाँ, फिजिकल चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो जाए, स्टेट चेंज हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन केमिकल कोई चेंज नहीं आएगा और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। दो बातें हो गई। तीसरी बात, चार बातें बोलूंगा, ठीक है। अ कैटलिस्ट provides an alternative route with lower activation energy। क्या मतलब? मतलब सुनिएगा, पहले इसका मतलब समझाता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। जरा देखिए बेटा, ठीक है। मैं आपके सामने दो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम लिखूंगा तो आपको मेरी बात का पूरा मतलब समझ में आ जाएगा। भाई, वाई एक्सिस पे आप लिखते हैं एनर्जी, लिख दी। भाई, एक्स एक्सिस पे आप लिखते हैं प्रोग्रेस, भाई लिख दिया। देखिए, ये देखें बेटा, लुक एट हियर, ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। और बेटा, इस एनर्जी को आप क्या कह रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। इसके बगैर रिएक्शन नहीं होता, ये होगी रिएक्शन होगा। आगे चल बेटा, यहां देखिएगा। अब यहां देखिए बेटा, ये आपका रिएक्टेंट, ये आपका प्रोडक्ट, और इसे आपने कहा एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब जरा बात को समझिएगा, पहले वाले रिएक्शन में एक्टिवेशन ज्यादा है, दूसरे में एक्टिवेशन कम है, सही है। मैं इसे कह रहा हूं रिएक्शन वन और इसे कह रहा हूं रिएक्शन टू। तो फर्स्ट रिएक्शन में एक्टिवेशन ज्यादा है, दूसरे में एक्टिवेशन कम है। तो बेटा, अगर एक्टिवेशन के बगैर रिएक्शन नहीं हो सकता और एक्टिवेशन ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी को अचीव करने में टाइम ज्यादा लगेगा या कम? ज्यादा। और अगर टाइम ज्यादा लगेगा किसी रिएक्शन में तो रिएक्शन स्लो होगा या फास्ट? आप कहेंगे स्लो होगा। तो जिन रिएक्शंस की एक्टिवेशन ज्यादा हो वो स्लो रिएक्शन होते हैं। क्यों? उस एक्टिवेशन को अचीव करने में टाइम ज्यादा लगता है। जिन रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो उन्हें अचीव करने में, एक्टिवेशन एनर्जी को अचीव करने में टाइम कम लगेगा, जल्दी हो जाएगा रिएक्शन, रिएक्शन फास्ट होगा। तो स्लो रिएक्शन की एक्टिवेशन हाई और फास्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है बेटा, पहली बात। तो कैटलिस्ट क्या करता है? आपका पाथ नहीं कम करता, बल्कि एक ऑल्टरनेटिव
पाथ या रूट प्रोवाइड करता है जिसकी एक्टिवेशन लोअर होती है, कम एक्टिवेशन वाले जल्दी हो जाते हैं, तो वो आपको ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है। अभी सुनिए, मैं इसको एक तरीके से और भी समझाऊंगा, वेट कीजिएगा, मैं आखिरी पॉइंट लिख लूं, मैं इसको वापस रिवाइज कराऊंगा, ठीक है? 4 पॉइंट, चौथा पॉइंट देखिएगा, फिर मैं एक्सप्लेनेशन पे आऊंगा। और अ कैटलिस्ट, लास्ट पॉइंट याद रखिएगा, डज नॉट चेंज enthalpy, चेंज ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच जिसे कहते हैं, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट इंथैल्पी चेंज को चेंज नहीं करता। इसका मतलब क्या? मतलब ये बेटा, अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो वो एक्सो ही रहेगा, और जितना एक्सो है उतना ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी रिएक्शन में 50 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, तो बेटा वो 50 किलो जूल एनर्जी कैटलिस्ट के यूज करने से भी इतनी ही रिलीज होगी। ऐसा नहीं है कि आपने कैटलिस्ट यूज किया, सही है, पहले बिफोर कैटलिस्ट जो था वो उसमें 50 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही थी, और आफ्टर कैटलिस्ट आपने एक कैटलिस्ट यूज किया तो पता चला वो एक्सोथर्मिक, मोर एक्सोथर्मिक हो गया। पहले 50 रिलीज हो रही थी, अब 60 रिलीज हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। कैटलिस्ट का इंथैल्पी चेंज के लेने देने से कुछ भी नहीं है, कैटलिस्ट का एनर्जी के लेने देने से ही कुछ नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो एक ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, और जिन रिएक्शंस की एक्टिवेशन कम होती है वो रिएक्शन फास्ट होते हैं। लेट मी एक्सप्लेन इट, जरा मेरी बात को सुनिएगा। लुक एट हियर, अभी आपको पहले एक मिसाल देता हूं, फिर मैं आपको एक ग्राफ से समझाता हूं। इसी बात को जो मैंने आपसे कही है मैं एक ग्राफ से समझाऊंगा, ठीक है? पहले मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। ये एक दीवार है, वॉल। इस दीवार के साथ एक रूम लगा हुआ है, ये है एक रूम, ठीक है? जरा देखिएगा, ये रूम है। ओके, सपोज करो बेटा कि अगर मैं इस रूम के अंदर, एक दरवाजा है, ये दरवाजा है, ठीक है? दिस इज द डोर ऑफ द रूम, ये है, ये एक डोर है। अगर एक बच्चे को, सपोज करो ये एक बच्चा है, अगर इस बच्चे को पहुंचना हो एक टारगेट वाली जगह पे, टारगेट क्या है? ये रहा आपका एक टारगेट, ठीक है? यहां जाना है, सपोज दिस इज टी, यानी टारगेट। तो बेटा इस बच्चे को इस टारगेट तक, सपोज करो दैट इज टारगेट, दैट इज प्रोडक्ट, इस बच्चे को यहां तक जाना है, तो वो कैसे जाएगा? पहले सोचें, रूट क्या होगा उसका? आप कहेंगे सर पहले वो इधर पहुंचेगा, गुड। उसके बाद वो इधर पहुंचेगा, गुड। फिर उसके बाद वो इधर पहुंचेगा, ओके। फिर वो इधर पहुंचेगा, ओके। इस रूट के लिए उसे कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। इस बच्चे ने कैटलिस्ट से कहा कि मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है, मैं जल्दी करना चाह रहा हूं, जल्दी पहुंचना चाह रहा हूं टारगेट के पास, तो क्या करूं? तो क्या कैटलिस्ट फोन करेगा कि टारगेट इसके पास आ जाए? जी नहीं। कैटलिस्ट इन्वॉल्वमेंट शो करेगा। कैटलिस्ट ने क्या किया? इधर से बना दिया इसके लिए एक रास्ता, ऑल्टरनेटिव रास्ता, ऑल्टरनेटिव रूट, और इसे कहा वहां से जाने के बजाय यहां से चला जा टारगेट की तरफ। तो ये वाला रूट 1, रूट 1 यानी रूट विदाउट कैटलिस्ट, जबकि ये वाला रूट विद कैटलिस्ट। बेटा
अब आप यहाँ पे गौर करें, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। क्या कैटलिस्ट ने उसके बड़े वाले रूट को छोटा कर दिया? जी नहीं। कैटलिस्ट ने एक ऑल्टरनेटिव पाथ और रूट प्रोवाइड किया जो कि छोटा है, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, इसलिए तो वो जल्दी हो जाता है। उसी टारगेट पे उसने कहा कोई बात नहीं, आप इतना बड़ा घूम के आओगे, ऐसे यूं जाओगे, कोई बात नहीं, आप शॉर्टकट से निकल जाओ, that's it। ये कैटलिस्ट ने प्रोवाइड किया। तो कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और केमिकली अनचेंज रहता है, कोई बात नहीं। और कैटलिस्ट बेसिकली रिएक्शंस को फास्ट कैसे करता है? वो एक ऐसे ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करता है जिनकी एक्टिवेशन कम हो। अब जरा देखिएगा, पेपर में अक्सर आपको बोलता है कि एक्टिवेशन एनर्जी के साथ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करो, ये बोलता है। बहुत आसान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, यहां मैंने लिखा एनर्जी और यहां मैंने लिखा प्रोग्रेस, ठीक है। लेट्स सपोज ये रहा बेटा, ये आपका रिएक्टेंट, ये आपका प्रोडक्ट, और ये आपकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और ये आपकी इंथैल्पी चेंज हो गई, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, मैं कह रहा हूं दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। आपको पेपर में बोलेगा एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट का ग्राफ बनाओ। ये देख, लुक इट हियर, ये देखिए बेटा, अब देखिए मैंने क्या किया। नाउ दिस इज अगेन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। बनाते ऐसे इसको, ठीक है। कुछ लोग समझते हैं वाह वो एक्टिवेशन कम हो गई, नहीं नहीं, ऑल्टरनेटिव रूट है। अभी मैंने आपको इसको इससे भी समझाया, उस एक्टिवेशन को, उस रूट को नहीं छेड़ता है, एक और ऑल्टरनेटिव रूट देता है जिसकी एक्टिवेशन कम होती है, ठीक है। तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट। इसी में आपको मेरी अगली बात भी समझ में आ जाएगी। चेक करो इंथैल्पी चेंज क्या है, यही रहा। सवाल यह है क्या इंथैल्पी चेंज पे कोई फर्क पड़ा कैटलिस्ट का? जी नहीं, जो पहले थी वो अभी भी है। तो कैटलिस्ट इंथैल्पी चेंज को चेंज नहीं करता, उसका लेना देना ही नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है उसकी एनर्जी के साथ, कुछ भी ताल्लुक नहीं। मैं इसको ना एक आसान तरीके से बच्चों को समझाता हूं, क्योंकि बच्चे ना, एक तो तुम लोग टेम्परेचर और कैटलिस्ट के इफेक्ट को मिक्स कर देते हो कि यार सर दोनों में ही सेम काम हो रहा है। नहीं हो रहा दोनों में सेम काम। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूं, जरा मेरी बात को समझिएगा। लेट्स सपोज मैं आपके सामने दो केसेस रखूंगा, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। मैं समझाने की कोशिश करता हूं आसान तरीके से कि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं सपोज। इन 50 में से 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास 100 रुपीज हैं,
20 ऐसे हैं जिनके पास 50 रुपीज हैं, और 10 ऐसे हैं जिनके पास 10 रुपीज है। 20 100 रुपीज वाले, 20 50 रुपीज वाले, 10 रुपीज वाले बेटा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ये दो अलग अलग सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी, ठीक है। नाउ कोल्ड ड्रिंक यानी प्रोडक्ट यानी टारगेट। कोल्ड ड्रिंक का मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब टारगेट, टारगेट का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। सपोज करो कोल्ड ड्रिंक है 100 रुपीज की, कोल्ड ड्रिंक है 100 रुपीज की, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले केस नंबर 1 मेरे साथ जरा लड़िएगा, देखिएगा भाई। 50 स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं? तो आप कहेंगे सिर्फ 20। बाकी लोग कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते, क्यों? उनके पास पैसे ही नहीं है, उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी ही नहीं है, तो कहाँ से आएंगे? ओके, अब मैंने एक काम क्या किया, देखिए। मैंने सब बच्चों को 50 रुपीज प्रोवाइड किए, डिस्ट्रीब्यूट किए। 50 रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड, सबको 50 50 50 दे दिए। तो बेटा इसके पास 150 रुपीज हो गए, इसके पास 100 रुपीज हो गए, इसके पास 60 रुपीज हो गए। बताओ, मेरे 50 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अब मेरी क्लास के कितने बच्चे हैं जो टारगेट अचीव कर सकते हैं, जिनके पास एक्टिवेशन आ गई है? आप कहेंगे सर पहले 20 थे, अब 40 हो गए। तो ज़रूरी नहीं है 100 हो, 100 तो मिनिमम है, 100 से ज़्यादा हो तो भी 100 रुपये वाली कोल्ड ड्रिंक पी सकता है ना। तो 20 और 20 कितने हो गए? 40 बेटा। तो अब मेरे 50 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, हाँ, 40 बच्चे क्या कर सकते हैं? कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, टारगेट अचीव कर सकते हैं। मैंने ऐसा क्या बिहेव किया? टेम्परेचर। क्यों? मैंने एक एक इंडिविजुअल की जाके एनर्जी को क्या किया? इंक्रीज किया बेटा। अब दोबारा देखिएगा, फर्क समझ में आएगा। लेट्स सी, मेरे पास 50 स्टूडेंट है। सेकंड केस देखिएगा, आपको बात और अच्छी समझ में आएगी। सेकंड वाला केस, सही, जो सेकंड वाला केस नजर आ रहा है ना, उसको देखिए। 50 स्टूडेंट है मेरे पास, 20 बच्चों के पास 100 रुपीज़, 20 बच्चों के पास 50 रुपीज़, और 10 बच्चों के पास 10 रुपीज़ है। कोल्ड ड्रिंक कितने बच्चे पी सकते हैं? आप कहेंगे सर सिर्फ 20 बच्चे। ओके ओके, मैंने क्या किया ज़रा देखिएगा, मेरा काम देखें। मैंने कहा आज के बाद कोल्ड ड्रिंक वाला कोल्ड ड्रिंक 100 की नहीं बेचेगा। आज के बाद कोल्ड ड्रिंक वाला कोल्ड ड्रिंक 50 रुपीज़ की बेचेगा, 100 की बेचेगा, पिटेगा मेरे हाथ से। तो कोल्ड ड्रिंक कितने की हो गई बेटा? 50 रुपीज़ की। अब सवाल मेरा आपसे है छोटा सा, क्या अब भी मेरे क्लास के सिर्फ 20 बच्चे कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं कोल्ड ड्रिंक 50 होने के बाद? आप बोलेंगे नहीं सर, अब 40 बच्चे कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं। मैंने कोल्ड ड्रिंक कितने की करवा दी? 50 रुपीज़ की। पता है मैंने ऐसा क्या बिहेव किया? कैटलिस्ट। फर्क समझिए, कैटलिस्ट का किसी भी रिएक्टेंट की एनर्जी से लेना देना कुछ नहीं होता। किसी की एनर्जी कम है, किसी की एनर्जी ज्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो एक ऐसा ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड कर देगा बेटा जिसकी एनर्जी कम होती है, तो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का। और जो कम एनर्जी वाले हैं वो भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, उनके भी कोलिजन इफेक्टिव होते हैं। तो कितना फर्क है दोनों में। टेम्परेचर में आप
एक एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हो और उसे एक्टिवेशन के इक्वल करते हो या उससे ज्यादा। जबकि कैटलिस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, उसका एनर्जी से कोई लेना देना ही नहीं है भाई, तुम कौन हो मैं कौन हूं, आओ भाई, कुछ लेना देना नहीं। तो जैसे मैं बच्चों को एक मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं महंगाई हो रही है, तो महंगाई को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट के पास सिर्फ दो तरीके हैं ना। नंबर वन, या तो लोगों की सैलरीज बढ़ा दे, महंगाई ख़त्म हो जाएगी, 1 1 लाख से 2 2 लाख कर दे, 2 से 4 कर दे, एंड सो ऑन। और अगर ये नहीं कर सकती तो एक काम और कर ले, चीज़ें सस्ती कर दे। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए वाली चीज़ 5 रुपए में, 5 वाली 2 में, एंड सो ऑन। तो दोनों तरीकों से क्या हो जाएगी, महंगाई ख़त्म हो जाएगी। तो अगर तो गवर्नमेंट लोगों की सैलरीज बढ़ा देती है तो वो एज अ क्या बिहेव कर रही है, टेम्परेचर। लेकिन अगर गवर्नमेंट सैलरी नहीं बढ़ाती बल्कि चीज़ों को सस्ता कर देती है, हाफ प्राइस पे लेके आ जाती है, तो वो एज अ क्या बिहेव कर रही है, कैटलिस्ट। तो टेम्परेचर में एक एक पार्टिकल की इंडिविजुअल एनर्जी इंक्रीज की जाती है, कैटलिस्ट में उसी एनर्जी पे रिएक्शन होता है विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी बेटा। आई होप आपको फर्क समझ में आया होगा। तो कैटलिस्ट की एग्जाम्पल्स हम लोग नॉन मेटल के साथ पढ़ते हैं, हेबर प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हाइड्रोजिनेशन में हमने पढ़ा, एंड सो ऑन। तो कैटलिस्ट की एग्जाम्पल हम बाकी उन चीज़ों के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आई होप आपको दोनों में फ़र्क समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमारा लास्ट फैक्टर है बेटा, एक लास्ट, और वो है प्रेशर, फिफ्थ फैक्टर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट के, ठीक है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। बस इसके बाद कुछ छोटे की पॉइंट बताऊंगा और मैं हमारा ये टॉपिक इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। प्रेशर का आपको मैंने पहले ही बताया था बेटा, ओनली फॉर गैसियस स्टेट के लिए होता है। उसका रीज़न क्या होता है, बहुत सिंपल सा है बेटा, जैसे ये देखें, सपोज करो बेटा कि ये एक मूवेबल पिस्टन है, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगी बात। और इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं इसे कहता हूँ P1 प्रेशर और मैं इसे बढ़ा दूँ, इसे कह दूँ P2, 1 2 3 4 5 6 7, और मैं कहूँ कि P2 इज ग्रेटर देन P1, तो बेटा गैसियस स्टेट सबसे मोस्ट कंप्रेसिबल स्टेट होती है, हाँ। तो बेटा प्रेशर बढ़ाने से पार्टिकल्स करीब आएंगे कंप्रेस होने की वजह से, तो आपस में कोलिजन्स के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और आपको पता है कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर आप फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ाएंगे तो आपस में कांटेक्ट या इफेक्टिव कोलिजन्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और बेटा अगर इफेक्टिव कोलिजन्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ गैसेस में होता है, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड्स या एक्वस सॉल्यूशंस वगैरह कंप्रेसिबल नहीं होते, ठीक है। उसमें ज़रा एक ख्याल रखना चाहिए हमें बस, कि प्रेशर की जब बात हो रही हो तो सिर्फ गैसेस के लिए होती है। तो कीप इन माइंड दैट increase in pressure will increase the
increase in pressure will increase the number of effective collisions per unit area, hence rate of reaction increases बेटा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी आपको, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेंगे तो रेट बढ़ेगा। अच्छा, एक छोटा सा बस मुझे एक की पॉइंट और अलग से बताना है, वो याद रखिएगा। कभी कभी ना आपसे कैटलिस्ट के बारे में सवाल पूछता है कि कैटलिस्ट की इफेक्टिवनेस अगर बढ़ानी हो तो क्या करें। यानी कैटलिस्ट तो ऑलरेडी रिएक्शन को फास्ट करता ही है, हाँ करता है, लेकिन अगर आपको उसकी और इफेक्टिवनेस बढ़ानी हो तो क्या करें। तो बेटा कैटलिस्ट का सरफेस एरिया बढ़ा दें। याद रखिएगा, सरफेस एरिया बढ़ाने से कैटलिस्ट की एफिशिएंसी या उसका रेट मजीद बढ़ जाता है, एक बात। दूसरी बात, नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट। बस ये छोटी सी एक बात याद रखना बेटा, अमाउंट बढ़ाने से भी आपका रेट बढ़ता है। एक छोटी सी एग्जांपल दूं, अभी इसने एक सवाल में पूछा था, तो डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, ये हम वैसे पढ़ेंगे उसके अंदर भी, प्रिपरेशन के अंदर, बट छोटी सी एग्जांपल है। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, जैसे H2O2 है, जब वो डिकम्पोज होता है तो इसमें कैटलिस्ट यूज होता है मैंगनीज 4 ऑक्साइड, MnO2 बोलते हैं, नाम इसका है मैंगनीज 4 ऑक्साइड। यानी Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 4 है, और ये फॉर्मूला है MnO2, ये देता है H2O और हाफ O2। उसमें इसने पूछा कि अगर हम मैंगनीज को पाउडर्ड फॉर्म में यूज करें और सॉलिड फॉर्म में यूज करें, जैसे क्रिस्टल्स बड़े बड़े, फर्क क्या होगा। पाउडर फॉर्म में एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से मैंगनीज 4 ऑक्साइड की अगर हम लोग अमाउंट बढ़ा दें तो रेट पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। देखो बेटा, सपोज करो कि नम पार्टिकल, जो रिएक्टेंट पार्टिकल्स हैं वो हैं 10 और कैटलिस्ट हैं 5। सपोज एक कैटलिस्ट एक पार्टिकल को कैटलाइज करता है, तो वो हर दफा 5, जो 10 मॉलिक्यूल है उसमें से सिर्फ 5 ही कैटलाइज हो सकेंगे एट अ टाइम। उनको वेट करना पड़ेगा, वो कैटलाइज होंगे, फिर दूसरे आएंगे 5। लेकिन अगर आप 10 रिएक्टेंट के साथ 10 कैटलिस्ट यूज कर लेंगे, 10 मतलब 10 पार्टिकल कैटलिस्ट के 10 पार्टिकल रिएक्ट, तो बेटा वो एट अ टाइम सारे काम हो जाएंगे ना। इसीलिए अमाउंट भी बढ़ाने से आपका एफिशिएंसी या रेट क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो आई होप बेटा आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसी के साथ हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ख़त्म, इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक और ये चैप्टर भी ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन क्लास में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा बेटा, दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।